हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका कंप्लीट जो यूनिट होने वाला है, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंबाइन पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1 अपलोड कर दी गई है, सो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो। एंड आपको आपने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको एक हम प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपका न्यूमेरिकल का एंड एक कंप्लीट डायग्राम का, सो प्लीज़ जाके उसको भी वॉच करना। एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेंगे। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम एंड अपना टाइम, वीडियो को शुरू करते हैं। 30 नंबर का मैग्नेटिक सर्किट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? तो मैग्नेटिक सर्किट वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसपे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर या मोटर। तो मैग्नेटिक सर्किट समझ में आ गया होगी। मैग्नेटिक सर्किट वो क्लोज्ड पाथ है जिसपे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, फ्लो करता है। एंड जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया या मोटर हो गया, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट किया जाता है, कॉइल की प्रॉपर्टी जिससे चेंजिंग करंट खुद से ही कॉइल कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो कॉइल की प्रॉपर्टी जिससे चेंजिंग करंट की या खुद से खुद खुद उसी कॉइल में क्या करता है, ईएमएफ रिड्यूस करता है। फिर आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको एम से डिनोट किया जाता है। इसमें दो कॉइल के बीच प्रॉपर्टी जिससे एक कॉइल का चेंजिंग करंट दूसरे कॉइल में ईएमएफ क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, मोटर्स, जनरेटर्स, इंडक्टर डिजाइन करने के लिए मैग्नेटिक सर्किट कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं। एंड सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस और कपल्ड सर्किट लाइक ट्रांसफार्मर के एंड के लिए बेस होता है। तो देखो, एम एम एफ इज इक्व टू एन आई एम्पियर टर्न्स, रिलक्टेंस इज इक्व टू क्या हो गया, एल इज इक्व टू म्यू जीरो म्यू आर ए। तो फ्लक्स फाइव इज इक्व टू एम एम एफ अपॉन एस, एन आई अपॉन एस कर सकते हो। एल इज इक्व टू एन स्क्वायर अपॉन एस, एन फाइव अपॉन आई हेनरी, ठीक है। ई एम एफ हमारे जो होता है वो सेल्फ होता है, इज इक्व टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एम के अंडर रूट वन एल टू। तो के क्या हो गया, कपलिंग कॉफिशियंट हो गया, ठीक है। ई एम एफ म्यूचुअल हो गया, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम देख लो, तो ये हमारा एन वन या एल वन बोल सकते हो, एन टू एल टू, एंड ये 5 फ्लक्स है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है कि रिलेक्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसा कॉन्सेप्ट होता है, एंड फ्लो को अपोज करता है। मतलब मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है, फ्लो को अपोज करता है। कपलिंग कोफिशिएंट मतलब के इज इक्वल टू 1 होने पर परफेक्ट कपलिंग, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब के इज इक्वल टू 0 पे नो कपलिंग होती है। एंड सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की जियोमेट्री और कोर मटेरियल, मतलब कोर मटेरियल पर क्या करता है, डिपेंडेंट करता है, ठीक है। एंड नाउ देखो, जो हमारा टाइप है, तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, ठीक है। एंड क्यूमुलेटिव कपलिंग मतलब फ्लक्सेस एडेड होते हैं, डिफरेंशियल कपलिंग मतलब फ्लक्स अपोज करते हैं। तो मान लो एक न्यूमेरिकल है जिसमें एल एन की वैल्यू तुमको 500 टर्न है, आई हमारा 2 एम्पियर है, रिलक्टेंस हमारा एस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻680 और डब्ल्यू है, हमें एल फाइंड करना। तो एल फाइंड करना तो एन स्क्वायर अपॉन एस करना पड़ेगा, ठीक है। सो एन स्क्वायर कितना है, 500 अपॉन 1 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करें तो 0.25 हर्ट्ज आ जाएगा एल की वैल्यू। तो मान लो सीरीज और पैरेलल मैग्नीट्यूड का एक सर्किट है एंड इसको सॉल्व करना है। तो मान लो कि हमारा जो आई वन है वो 0.2 मीटर टू एम है, एंड म्यू आर निकालो तो 1000 निकला। एयर गैप है एल जी हमारा 0.001, यू आर 1 है, एरिया हमारा इतना है, टोटल करना है रिलक्टेंस। तो आयरन, एंड इसको हमने ये फॉर्मूले पुट किया एंड ये वैल्यू निकली। एंड एयर गैप फॉर्मूले में निकला, तो एयर गैप की रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा जब होती है क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1 है। टोटल निकाला तो एस आयरन और एस एयर गैप, तो ये क्या निकला, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो इसके एडवांटेज देख लो, तो मैग्नेटिक सर्किट कॉन्सेप्ट से ट्रांसफार्मर मोटर डिजाइन करना इजी कैलकुलेशन से हो जाता है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस से एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर वायरलेस और चार्जिंग मोटर हो गया या ट्रांसफार्मर में पॉसिबल होती है। डिसएडवांटेज क्या है, लीकेज फ्लक्स की वजह से रियल सर्किट में लॉस हो जाते हैं एंड कोर सेचुरेशन पर नॉन लीनियरिटी आ जाती है। तो एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर, रेल और रिलेज और इंडक्टेंस वायरलेस
पावर ट्रांसफर एंड चोक्स। तो ये आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सर्किट्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये यहाँ पे खत्म होता है। नाउ अब नेक्स्ट है जो, तो नाउ अब हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फेनोमेना है जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फेनोमेना है जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंडक्टर या कॉइल में ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस करता है। एंड फेराडे को किसी ने फेराडे डिस्कवर्ड थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंडक्टर या कॉइल में ईएमएफ को क्या करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है। एंड एंड ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्रिंसिपल जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर सभी इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स के फंडामेंटल का बेस होता है, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। एंड इसका ये कोर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ध्यान से समझना कि मैकेनिकल एनर्जी में एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर सकता है, ठीक है। ना इसका फैराडे फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं। तो जब भी कॉइल से मतलब जब भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। एंड जो फैराडे का सेकंड लॉ वो क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस एन और डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे लेंज लॉ से नेगेटिव साइन और इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉज का अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। एंड नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, लेंज लॉ क्या होता है वो भी समझ लो। तो लेंज लॉ मतलब इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है जो अपने कॉज मतलब फ्लक्स को चेंज या अपोज करके एनर्जी कन्वर्जन को फॉलो करता है, ठीक है। एंड ये इसका डायरेक्शन है, देखो ये मैग्नेटिक है एंड ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ठीक है। तो ये मूव कर रही है एंड ये क्या है, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है एंड ये कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ईएमएफ सिर्फ रिलेटिव मोशन या फ्लक्स चेंज होने पर ही इंड्यूस्ड होता है, स्टैटिक फ्लक्स से कुछ नहीं होता, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की रेट पर डिपेंड करती है, ना कि फ्लक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू पर, ठीक है। लेंज लॉ जो है एनर्जी कन्वर्जन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड इसके टाइप देखते हैं। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो होता है ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है जनरेटर में। एंड देखो जो हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, किसमें, जनरेटर भी बोल सकते हो। एंड स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर स्टेशनरी होता है एंड जो हमारा करंट होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। ट्रांसफार्मर में ये फर्दर सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में डिवाइड होता है, ठीक है। एंड देखो एक न्यूमेरिकल है कि कॉइल एन बराबर 100 टन लेती है, फ्लक्स जो है वो 0.0 डब्ल्यू है एंड 5 इन 1 सेकेंड। फाइंड करना इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इज इक्वल टू 100। तो देखो क्या करेंगे, 100 है हमारा एन एंड 0.05 अपॉन 0 ये माइनस 0.02 अपॉन 0.1 ये कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड एडी करंट क्या होता है, तो एडी करंट समझ लो कि जब चेंजिंग फ्लक्स जो हमारा चेंजिंग फ्लक्स है एंड जो हमारा सॉलिड कंडक्टर कोर के अंदर भी सर्कुलेट करंट होता है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है एंड ये हीट की फॉर्म में क्या करता है कि एनर्जी को लॉस करता है। इससे कम करने के लिए हम कोर को क्या करते हैं, थिन लेमिनेशन में बनाते हैं एंड क्या करते हैं जो हमारा, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा ये मतलब जो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता है, इससे कम करने के लिए हम कोर को थिन लेमिनेशन में बनाते हैं। मतलब इंसुलेटेड लेमिनेशन से पाथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एडी करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो टी हमारा क्या है, लेमिनेशन की थिकनेस है। एंड डायनेमिकली जो ई एम एफ न्यूमेरिकल है वो कंडक्टर लेंथ एल 1 मीटर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड v इज इक्वल टू 0.5 परपेंडिकुलर मोशन। तो ये आप इस ई के फॉर्मूलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि बिना मैकेनिकल कॉन्टैक्ट के एनर्जी ट्रांसफर करना पॉसिबल है। ट्रांसफार्मर लार्ज स्केल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बेस प्रिंसिपल होता है और एडी करंट जैसी अनवांटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ से एनर्जी लॉस होता है एंड हाई फ्रिक्वेंसी पर
कोर लॉस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और इंडक्टिंग हीटिंग, वायरलेस चार्जिंग, एडी करंट ब्रेक करते हैं, ये सब इसके क्या है, एप्लीकेशंस। तो नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ईएमएफ इक्वेशन एंड फेजर डायग्राम। तो ध्यान से सुनना, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एग्जाम में पूछा जाएगा तुमको, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे, देखो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक 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 इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक एनर्जी को एसी सर्किट से एक दूसरे ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है, ठीक है। एंड विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट और लेवल चेंज करते हुए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक, सो देखो जो ट्रांसफार्मर है ये एक स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक एसी सर्किट से दूसरे में ट्रांसफर करता है। एक एसी सर्किट मतलब एक ये एसी सर्किट है एंड इसको दूसरे में क्या करके ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या करंट लेवल चेंज बिना करते हुए, ठीक है। तो अब इसका हम पर्पस देखते हैं। तो पर्पस क्या है कि पर्पस देखो, सुनो, इसके दो पर्पस है। अगर तुमको ये याद हो गया एंड तुमने पेपर में लिख दिए तो 100% नंबर मिलेंगे। तो पर्पस क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन आगे समझाऊंगा। पावर ट्रांसमिशन में लॉस कम करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करना दो सर्किट्स के बीच में, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो कोर होता है, वाइंडिंग होती है और अदर पार्ट होते हैं, मैं बताता हूँ। तो जो कोर होता है वो सिलिकन स्टील लेमिनेशन मतलब एडी करंट लॉस कम करने के लिए यूज किया जाता है। CRGO स्टील्स यूज होता है। एंड वाइंडिंग में क्या होता है, प्राइमरी इनपुट एंड सेकेंडरी इनपुट, मतलब प्राइमरी मतलब इनपुट हो गया एंड सेकेंडरी आउटपुट हो गया। एंड कॉपर और एल्यूमिनियम कॉइल्स कोर पर वाउंड, ठीक है। अदर पार्ट क्या, टैंक हो गया, कन्वर्टर हो गया, ब्रीदर हो गया, बूसिंग हो गया, कॉइल हो गया एंड पावर ट्रांसफार्मर में ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब मैं तुमको डायग्राम दिखाने ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोर है एंड ये हमारा प्राइमरी साइड है, ये हमारा सेकेंडरी N2 है एंड ये हमारी प्राइमरी कोर है एंड ये सेकेंडरी कोर है, ठीक है। एंड एक चीज देखना, जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग वर्किंग बता रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से कनेक्ट होती है एंड ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाती है। क्या बनाती है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाती है। एंड देखो एक चीज समझना, दो चीजें हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनपुट के लिए होता है और सेकेंडरी आउटपुट के लिए होता है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो एसी सप्लाई से क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। एसी सप्लाई से कनेक्ट हुई एंड क्या करता है कि ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाएगा, ठीक है। कोर जो अपना वायर है या कोर है उसमें क्या करेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाएगा। और ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, लिंक होके म्यूचुअल इंडक्शन से ईएमएफ को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है। एंड जो जितने भी टर्न होगा उनके रेशियो के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। एंड ईएमएफ इक्वेशन ये हमारा क्या, इज इक्वल टू 4.4 फ्रीक्वेंसी एन पाई एम, ठीक है। 5 m क्या हमारा मैक्स प्लस है एंड ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या है, K इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन M1, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे देखो, अब इसका देखो ये रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 एंड ये अपना 5 है, ठीक है। ये रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टैटिस्टिक डिवाइस, इट मींस नो मूविंग रोटेटिंग पार्ट्स, इसलिए मैकेनिकल लॉसेस कितने कैसे होते हैं, 0 होते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड सिर्फ वोल्टेज और करंट लेवल बढ़ता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री फेज लैग करता है फ्लक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइप क्या होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर N2 ग्रेटर देन N1, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर N2। कोर टाइप और सेल टाइप मतलब कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तुमको 50 हर्ट्ज दी गई है, ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। N1 तुम्हारा 200 है एंड 5 की वैल्यू है। E1 फाइंड करना है, तो E1 कैसे फाइंड करोगे, तो EN फाइंड करने के लिए तुमको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा एंड तुम्हारा 888 वोल्ट E1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब नो लॉसेस, 100% इफिशिएंट,
इसमें क्या होगा, कॉपर प्लस कोर लॉसेस होते हैं, नो लीकेज फ्लक्स, कुछ लीकेज फ्लक्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट परमेबिलिटी कोर, फाइनाइट परमेबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होता है, ठीक है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होता है, फाइनाइट वाइंडिंग रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल में N1 दिया गया है, N2 दिया गया है, E1 दिया गया है, E2 फाइंड करना। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, तो K मान लो, एक मिनट, हाँ, तो फाइनली K इज इक्वल टू क्या करो, N2 अपॉन K इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 कर लो। तो N2 की वैल्यू कितनी है, 200 है, एंड 1000 इसकी है, तो कितना आ जाए, 0.2 स्टेप डाउन आ जाएगा। एंड E इज इक्वल टू क्या करोगे, K इंटू E1। तो K हमारे कितना है, K इज 0.2 इंटू 440, तो आंसर इज 88 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारा आंसर इज 88 वोल्ट। तो इसके एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी होता है 95 टू 99%। कोई भी मूविंग पार्ट्स हो, वोल्टेज लेवल इजीली चेंज कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। एसी सिर्फ एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए यूजलेस होता है। एंड कोर एंड कॉपर लॉसेस होते हैं, मेंटेनेंस, ऑयल इंसुलेशन, ये सब रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज रेगुलेशन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफार्मर जैसे सीटी हो गया, पीटी हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाईज यूज होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड वर्किंग इसका ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है, ठीक है। एंड नाउ एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे 15 से 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज रेगुलाइजेशन, एंड इसमें लॉसेस बताओ, इफिशियंसी बताओ, ओसी एंड एससी टेस्ट बताओ। तो ओसी मतलब ओपन सर्किट, एससी मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड होता है, इसमें कोई लोड नहीं होता है, नो लोड से फुल लोड तक स्टेशनरी सेकेंडरी वोल्टेज में परसेंटेज ड्रॉप करता है। देखो जो हमारा नो लोड होता है, नो लोड से फुल लोड, ठीक है, मतलब एक भी लोड नहीं है, एक भी लोड के बाद कंप्लीट फुल लोड है, तब तक सेकेंडरी वोल्टेज में क्या होता है, परसेंटेज ड्रॉप करो, ठीक। ओसी मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि सेकेंडरी ओपन रख के, सेकेंडरी जो होता है उसको ओपन रख के कोर में लॉस फाइंड करने का टेस्ट होता है, ठीक है, आयरन फाइंड करने का, ठीक है। एंड शॉर्ट सर्किट में सेकेंडरी शॉर्ट रख कर कॉपर मतलब IR स्क्वायर लॉसेस फाइंड करने का टेस्ट होता है, ठीक है। नाउ पर्पस क्या है कि ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी रेगुलेशन प्रेडिक्ट करना बिना फुल लोड पर एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट किए जाते हैं। एंड लॉसेस जो होते हैं, लॉसेस को सेपरेटली मेजर करना ताकि डिज़ाइन इंप्रूव हो सके, ठीक है। एंड नाउ ये इसका कुछ वर्किंग है, देखो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का एक फार्मूला दिया गया है। एंड यहाँ पे जो ओसी टेस्ट होता है वो एलवी साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करता है, एचवी साइड पे वॉट मीटर रीडिंग अप्लाई करता है, ठीक है। एंड एससी भी सेम ऐसे ही काम करता है, एफिशिएंसी एंड ये। तो देखो ये हमारा क्या है, एक हमारा ये कोर हो गया। एंड यहाँ पे हम एससी और ओसी टेस्ट कर रहे हैं, ये रिलेटेड वी, एंड यहाँ पे ओपन कर रहा है 2 डिग्री साइड, एंड लो वी रेटेड आई इज इक्वल टू एच वी साइड और एल वी साइड सॉर्टेड है, ठीक है। नाउ देख लो कैरेक्टरिस्टिक, तो ओसी टेस्ट मतलब ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, ध्यान रखना ऊपर बता दिया तुमको फुल फॉर्म, ठीक है। ओपन सर्किट जो होता है, ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस मिलता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट कांस्टेंट, ठीक है। नाउ एससी टेस्ट से कॉपर लॉस मिलता है एट द करंट, ठीक है, एट द करंट। एंड ये जो टेस्ट होते हैं ये एक्चुअल फुल लोड टेस्ट होते हैं, फुल लोड टेस्ट से सेफ होते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं। एंड लो पावर ही चाहिए होता है किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। तो टाइप ऑफ लॉसेस, तो देखो कोर आयरन लॉसेस होते हैं, देखो कोर का लॉस होता है, आयरन का लॉस होता है, हाई ट्रेसेस लॉस प्लस एडी करंट लॉस मतलब कांस्टेंट और वोल्टेज डिपेंडेंट, ठीक। कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉस होता है किसमें, वाइंडिंग में, वेरिएबल और लोड के डिपेंडेंट में। तो ये न्यूमेरिकल है कि आउटपुट तुम्हारे पास 10 किलो वाट है, एंड पी की वैल्यू 200 वाट है, एंड पीसीयू 300 वाट है। एंड आपको इफिशियंसी फाइंड करना है, तो इफिशियंसी फाइंड करने के लिए तुम n इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1000 प्लस 200 प्लस 300 इंटू 100, तो 95.245 95% 24% आपकी क्या गई,
इफिशियंसी आ गई, ठीक है। नाउ देखो, अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोच में क्या होता है कि जो ओसी टेस्ट होता है, ओसी टेस्ट से हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच मतलब आरओ और एक्सओ मिलता है, एंड एससी टेस्ट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड इन दोनों को मिलके कंप्लीट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है, जिससे क्या करते हैं कि रेगुलेशन, इफिशियंसी सब प्रिडिक्ट हो सकता है बिना एक्चुअल लोडिंग के, ठीक है। एंड इसके एडवांटेज क्या है कि ये लोअर पावर टेस्ट से फुल स्केल लॉसेस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है, एंड रेगुलेशन एंड इफिशियंसी डिज़ाइन स्टेज पर ही वेरीफाई किए जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक्चुअल लोड कंडीशन मतलब टेम्परेचर राइज और हार्मोनिक के लिए फुल कैप्चर नहीं होता है, एंड अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट्स अजम्पशन पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, क्वालिटी एंड टेस्टिंग बिफोर इंस्टॉलेशन, इफिशियंसी एंड सर्टिफिकेशन यूटिलिटी ग्रेड के काम आता है। तो ये इसके एप्लीकेशन है। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्या है, डीसी मशीन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, एंड वर्किंग पढ़ना है, एंड एप्लीकेशन पढ़ना। तो एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ आप लोग इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो जो दूसरा दूंगा उसमें न्यूमेरिकल दिखेंगे, एंड एक आपको कंप्लीट डायग्राम का भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा, तो डायग्राम का जो वीडियो है उस पर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो डीसी मशीन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान सुनना, जो हमारा डीसी मशीन है, डीसी मशीन, हाँ, तो जो हमारा डीसी मशीन है, डीसी मशीन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मतलब मोटर में कन्वर्ट करता है या जनरेटर में, दोनों सेम बेसिक कंस्ट्रक्शन शेयर करते हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखना कि जो हमारा पर्पस है इसका, तो ये प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल और हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाले एप्लीकेशन के लिए डीसी मोटर यूज़ करता है, एंड डीसी पावर जनरेट करने के लिए डीसी जनरेटर अब कम यूज़ होते हैं, एंड बैटरी रेक्टिफायर ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये तुम्हारा मान लो कि मशीन क्रॉस सेक्शन, डीसी मशीन क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है, तो यहाँ पे एन पोल, एस पोल, एंड अमीचर और कंस्ट्रक्टर प्लस बुसेस। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मैं एक कंप्लीट डायग्राम का वीडियो डालूंगा प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, एंड एक ही पीडीएफ में तुमको पूरा BEE के डायग्राम्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टर होता है, इसमें योक होता है, पोल होता है, और फील्ड बाइंडिंग होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। रोटर और अमीचर क्या करते हैं, स्लॉटेड कोर विथ अमीचर बाइंडिंग, जिससे ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एंड जनरेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या डीसी को आर्मेचर कॉइल से करेक्टली डायरेक्ट करता है, किसमें, मोटर मोड में, ठीक है। एंड नाउ एक चीज देखना, जो हमारे बुसेस है वो कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कार्बन बुसेस, ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नाउ एक चीज ध्यान से देखना कि जो हमारा वर्किंग है, तो वर्किंग क्या है इसका, तो जो हमारा मोटर एक्शन है, मोटर एक्शन समझते होगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो समझते होगे, और राइट हैंड रूल तो समझते ही होगे, ये मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को आई थिंक लगता है कि तुमको ये अच्छे से मालूम है, एंड मेरे को पता है कि तुमको बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग का जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल है, तो वो क्या कहता है कि करंट, लेफ्ट हैंड समझते हैं पहले, ठीक है, मोटर एक्शन। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एफ इज इक्वल टू विल, जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है और रोटर घूमता है। देखो ध्यान सुनना, जो हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है और रोटर घूमता है, ठीक है। नाउ जनरेटर एक्शन क्या करता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड, तो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एंड कम्यूटेटर इसे डीसी सर्किट में, डीसी करंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते थे। तो बैक ईएमएफ मोटर इक्वल टू ये डायग्राम है, एंड टॉर्क का ये है, ठीक है। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम फिजिकल मशीन, मोटर या और जनरेटर दोनों मोड में यूज हो सकती हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवाइजेबिलिटी, कम्यूटेटर की वजह से मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है ब्रश वियर के लिए, और स्पीड कंट्रोल इजी होती है फील्ड आर्मेचर और कंट्रोल मेथड से। तो देखो इसके टाइप क्या है, दो टाइप है, डीसी मोटर एंड सेकंड इज डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर में क्या होता है, शंट होता है, सीरीज होता है और कंपाउंड होता है, ये क्यूमुलेटिव या डिफरेंशियल, ठीक है। डीसी जनरेटर सेपरेटली एग्जिस्टेड या सेल्फ एक्साइटेड शंट सीरीज कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो ये तुम्हारा क्या है, मोटर के टाइप है, एंड स्पीड, टॉर्क, बिहेवियर एंड टिपिकल यूज है। तो देखो शंट
ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड रहती है, लेथ हो गया, फैन हो गया, एंड कांस्टेंट स्पीड नीड होती है, ठीक है। सीरीज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड वेरी करता है, लॉट ऑफ लोड्स, ट्रैक्शन, करेंस एंड हैवी स्टार्टिंग लोड्स, ठीक है। कंपाउंड बैलेंस बोथ एंड एवेलेटर्स रोलिंग मिल्स में, ठीक है ना। इसके एप्लीकेशन क्या है, एक्सीलेंट स्पीड कंट्रोल करता है एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है एंड सिंपल स्पीड टॉर्क जो होता है रिलेशन, सिंपल स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप होता है एंड इजी कंट्रोल होता है। फिर आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर या बुसेस की वजह से मेंटेनेंस और स्पार्किंग के इश्यूज आते हैं एंड एसी मशीन से कोलास्टियर या बल्कियर हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले ट्रेन हो गया, ट्रांस हो गया, क्रेन्स हो गया, लिफ्ट हो गया, रोलिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, स्मॉल अप्लायंसेज हो गए, या डीसी सीरीज या मोटर या फैन हो गए, ठीक है। नाउ अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोशन मोटर एंड स्लिप हो गया, टॉर्क स्लिप हो गया एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो देखो अब ध्यान से सुनना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर होता है जिसमें स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है, ठीक है। देखो 1 2 3 3 फेज सप्लाई, देखो यहाँ पे कौन कौन सी सप्लाई दी जाती है, 3 फेज सप्लाई दिया जाता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रोटेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट को इंड्यूस होकर टॉर्क को प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये एक एसी मोटर होता है जिसमें स्टार्टर समझते होगे, स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। कौन सी दिया जाता है, 3 फेज सप्लाई दी जाती है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रोटर जो होता है, रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट इंड्यूस्ड होकर टॉर्क में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोटर जैसे रोबस्ट हो गया, सिंपल और लो मेंटेनेंस का हो एंड कांस्टेंट स्पीड मैकेनिकल ड्राइव्स के लिए क्या होता है, आइडियल होता है, ठीक है ना। इसका वर्किंग क्या है, तो देखो 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई से स्टार्टर वाइंडिंग में क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब आरएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। ये फील्ड रोटर कंडक्टर को कट करता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फैराडे लॉ, एंड रोटर करंट फ्लो करता है जो टॉर्क या फोर्स प्रोड्यूस करता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग रोटर आरएमएफ को फॉलो करता है बट नेवर उसे मैच नहीं करता, मतलब नेवर कभी उसे मैच नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है, इंडक्शन नाम पड़ता है, ठीक है। ये एनएस का 120 एफ पाई पी सिंक्रोनस स्पीड स्लिप एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर इक्वल टू क्या हो गया, रोटर स्पीड हो गया, रोटर की फ्रिक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, ठीक है। नाउ इसका देखो, जो ये आपका एक साइड टॉर्क है एक साइड स्लिप है, तो यहाँ पे हमने मैक्स टॉर्क पे क्या हुआ, ये हमारा टी, यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये हमारा क्या मैक्स टॉर्क है एंड ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है एंड यहाँ पे हमारा एस इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। बिकॉज क्यों नहीं पहुंच सकता, अगर पहुंचता है तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और ईएमएफ जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमेशा जो हमारा सिंक्रोनस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और लो स्लिप रीजन में टॉर्क जो होता है वो स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है या लीनियर होता है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क जो होता है एक पर्टिकुलर स्लिप मतलब ब्रेक डाउन स्लिप पर क्या होता है, डिपेंड होता है या ब्रेक डाउन स्लिप होता है एंड उसके बाद टॉर्क डिक्रीज होने लगता है। सेल्फ स्टार्टिंग होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अपोजिट होता है, ठीक है। नाउ टाइप देखो, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर मतलब सिंपल होता है, रिग्ड होता है एंड मोस्ट कॉमन होता है। स्लिप रैंक मतलब बाउंड रोटर, इट मीन्स इंडक्शन मोटर जो होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं एंड बेटर स्टार्टिंग टॉर्क दे सकते हैं। तो देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, पी है हमारा 4 होल्स है, एनआर की वैल्यू है एंड स्लिप फाइंड करना, तो हमने फॉर्मूला में पे वैल्यू पुट की, हमारा कितना है, हमारा जो स्लिप आया वो कितना है, 4% आया, ठीक है। नाउ अब देखो इसके एडवांटेज देखो, तो एडवांटेज क्या है कि सिंपल और रजिस्टर होता है एंड लो कॉस्ट होती है, लो मेंटेनेंस होता है स्पेशली स्क्वायरल केसेस में, और सेल्फ स्टार्टिंग, नो ब्रेसेस और कम्यूटेटर, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखना, तो सबसे पहले आता है डिसएडवांटेज, स्पीड कंट्रोल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एंड कांस्टेंट स्पीड डिवाइस करता है एंड स्टार्टिंग जो होता है वो करंट हाई होता है, 4 to 5 टाइम्स फुल लोड में आता है एंड लो पीएफ ऑन लाइट लोड, ठीक है। इसके एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल पंप, फैन हो गया, कंप्रेसर हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया, लेथ्स हो गया, मोस्ट इंडस्ट्रियल मशीनरीज ड्राइव्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये भी यहाँ पे खत्म होता है एंड नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है,
सिंक्रोनस मशीन एंड असिंक्रोनस सिंक्रोनस मशीन वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखो सिंक्रोनस मशीन वो ऐसी मशीन है जिसकी रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड मतलब NS 120 F/P का एग्जैक्टली इक्वल होती है, चाहे जनरेटर अल्टरनेट मोड में हो या मोटर मोड में हो, ठीक है। तो ये ध्यान समझना, जो हमारा सिंक्रोनस मशीन है वो एक मशीन होती है जिसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के एग्जैक्टली इक्वल होती है, चाहे वो जनरेटर में मोड में हो या मोटर मोड में हो, ठीक है। पर्पस क्या होता है, बल्क इलेक्ट्रिकली पावर जनरेशन के लिए यूज होता है एंड पावर प्लांट में अल्टरनेट्स। देखो जो हमारा बल्क होता है, बल्क जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट होती है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन और पावर फैक्टर करेक्शन के लिए क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो देखो जो हमारा जनरेटर मोड है उसमें क्या होता है, जो रोटर होता है, रोटर को प्राइम मूवर से घुमाया जाता है, जिससे स्टार्टर वाइंडिंग में क्या होता है, रोटेटिंग फ्लक्स कट होके ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है, ठीक है। एंड जो हमारे सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें क्या होता है कि स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई दिया जाती है, एंड जो हमारा रोटर होता है, रोटर को डीसी सप्लाई दिया जाता है, एंड स्टार्टर को रोटेटिंग फील्ड, और रोटर का फील्ड जैसे लॉक हो जाता है। एंड इसलिए जो हमारा रोटर होता है वो एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है, या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है। तो NS इज इक्वल टू 120 FPA, मतलब फिक्स लोड से इंडिपेंडेंट होता है, अनलाइक इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, एंड टेंशन मतलब डायग्राम का एक कंप्लीट वीडियो डालूंगा, एंड उसका जो PDF होगा वो आप लोगों को कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँ। तो ये देखो रोटर DC फील्ड है, एंड ये स्टार्टर हो गया आर्मेचर 3 फेज वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग्स हो गई, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्पीड स्ट्रिक्टली लोड इंडिपेंडेंट हमेशा NS पर चलती है, अनलाइक इंडक्शन मोटर जिसपे स्लिप होता है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड मतलब डैम्पर, वाइंडिंग, पॉनी मोटर्स या VFD के ये सब चाहिए होता है, ठीक है ना। एक चीज़ देखो कि जो हमारा एग्जिस्टेशन चेंज है, ये इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग कंट्रोल किया जा सकता है सिंक्रोनस और कंडेंसेशन एप्लीकेशन के लिए। तो देखो 2 टाइप होते हैं, अल्टरनेटर टाइप और अल्टरनेटर टाइप मतलब साइलेंट पोल्स मतलब लो स्पीड होती है हाइड्रो प्लांट्स, एंड सिलेंड्रिकल नॉन साइलेंट पोल्स हाई स्पीड और थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर मतलब नॉर्मल एग्जिस्टेशन और ओवर एग्जिस्टेड और अंडर एक्साइटेड, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब देखो जो V कर्व होता है इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में अगर अमर्चर करंट जो आपका होता है उसको एग्जिस्टेशन मतलब के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो वो V शेप्ड कर्व मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम LA पर यूनिटी PF होता है, इससे लेफ्ट साइड का अंडर एग्जिस्टेड राइट साइड का ओवर एग्जिस्टेड हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज का कांस्टेंट स्पीड रिगार्डलेस ऑफ लोड्स एंड पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हाई एफिशिएंसी लार्ज पावर रेटिंग्स पॉसिबल है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है, DC एग्जिस्टेशन सप्लाईज चाहिए होते हैं, एंड हंटिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है सडन लोड चेंज पर। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पावर प्लांट अल्टरनेट मतलब थर्मल या हाइड्रो या न्यूक्लियर और सिंक्रोनस कंडेंसेशन, PF करेक्शन, कांस्टेंट स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स मतलब कंप्रेसर या मिल्स, ठीक है। सो नाउ ये तुम्हारा 18 नंबर का 90 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंड लास्ट में तुम्हारा बचता है क्या, नंबर सिस्टम कन्वर्जन या डी मॉर्गन्स हो गया, एंड आपका लॉजिक गेट्स हो गया। तो इसको पढ़ते हैं अपन, ठीक। तो अब नंबर सिस्टम कन्वर्जन एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड लॉजिक्स पढ़ना। तो देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी बेस 2 होता है, ऑक्टल में बेस 8 होता है, डेसिमल में बेस 10 होता है, एंड हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है 16। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। देखो बाइनरी में क्या होता है 0 एंड 1, एंड हमारा ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक, बेस में 0 से लेके 9 तक, हेक्सा में 0 से लेके 9 तक, एंड A से लेके F तक, ठीक है। तो ये होता है हेक्साडेसिमल में। आई थिंक तुमको क्लियर होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि बूलियन अलजेब्रा के 2 थ्योरम्स जो नॉट एंड और ऑपरेशन के इंटर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और लॉजिक गेट्स क्या होता है, तो देखो जो हमारे बेसिक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे जो बूलियन लॉजिक हो गए इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, नेंड हो गया, नॉर हो गया, एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया। तो ये हमारे क्या है कि बेसिक गेट्स हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, तो डिजिटल सिस्टम सिर्फ बाइनरी समझते हैं। देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है
वो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। तो कन्वर्जन से हम क्या करते हैं कि ह्यूमन रीडेबल नंबर को मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम से कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते हैं, सर्किट डिजाइन में गेट्स कम होते हैं, एंड लॉजिक गेट्स से डिजिटल सर्किट जैसे कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर, ये सब चीज डिजाइन करते हैं। देखो जैसे डी मॉर्गन थ्योरम है, तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम में क्या है कि ए डॉट बी का डैश इज इक्वल टू ए का डैश प्लस बी का डैश। तो इसमें क्या है, नैंड इज इक्वल टू और ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड डी मॉर्गन का सेकंड में क्या हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का डैश एंड ए डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, नॉर इक्वल टू एंड का एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी से हम डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, रिपीटेड डिवीजन बाय 2, रिमाइंडर बॉटम ऑफ टॉप, एंड बाइनरी और डेसिमल सम ऑफ बिट इनटू 2 की पावर पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो कुछ गेट हैं और सिंबल हैं, उनका ट्रुथ टेबल है जो मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, तो फिट हो जाए एक पेज में। हाँ देखो, जो हमारा एंड गेट है, एंड गेट मतलब ए डॉट बी से होता है, ठीक है। एंड जो हमारा इसका ट्रुथ टेबल है, तो इसमें क्या बनेगा, तो अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, वाई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। और मानो कि इसका जो फंक्शन है बोथ हाई होंगे, बोथ हाई तभी दोनों हाई होंगे, ठीक है। और में क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस होगा। तो 1 की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो हमारा वाई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। कोई भी हाई हो तो हाई हो, ठीक है। एक हाई है तो दूसरा हाई है, ठीक है। नॉट में क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मान लो कि अगर ए वाई बराबर 0 है, तो ए मान लो ए बराबर 1 है, ठीक है। तो वाई बराबर क्या होगा, 0। इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है। इनवर्ट्स इनपुट होता है। एंड नैंड गेट में ए डॉट बी का होल डैश, तो इसमें क्या होगा कि 1 वैल्यू हो, तो इसमें अब हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो देखो अगर 1.1 करना होता तो आंसर 1 आता, बट इसका 1 का कॉम्प्लीमेंट करना है तो 0 आ गया, ठीक है। एंड का रिवर्स हो गया। सेम इसमें भी, इसमें और का रिवर्स हो गया, एंड इसमें डिफरेंट इनपुट पर हाई होता है। यहाँ पे ए और प्लस बी, ये क्या हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं कि नैंड और जो हमारा नॉर है उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। सिर्फ इन्हीं से कोई भी लॉजिक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट करने में और कन्वीनियंट होते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट बाइनरी फंक्शन, ठीक है। और डी मॉर्गन्स थ्योरम से सर्किट हो गया, सर्किट हो गया, एंड नॉर एंड नॉट गेट में यूज करके डिजाइन करना पॉसिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव आईसी फैब्रिक होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 एंड ये हमारा क्या है, इसको हमको किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो देखो 25/2 12 एंड R1, एंड इसको हम बाइनरी में चेंज करें तो कितना आएगा, 11001, ठीक है। एंड आप प्लीज इनको चेंज करके देख लेना ऑक्टल में या डी मॉर्गन्स में, एंड ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा का एडवांटेज का है, तो देखो बूलियन सिंप्लीफिकेशन से हार्डवेयर कम होता है, एंड कॉस्ट साइज और पावर ये सब सेव कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट से मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइज हो जाती है, ठीक है। एंड बड़े एक्सप्रेशन मैनुअली सिंप्लीफाई करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड नंबर कन्वर्जन एरर से बड़े डिजाइन फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर एंड कैलकुलेटर, मेमोरी एड्रेसिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो फिर आता है आपका जेके फुल हाफ एडर एंड आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखो हाफ एडर क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो 2 सिंगल बिट्स ऐड करते हैं, सम और कैरी आउटपुट देता है, ठीक है। और जो फुल एडर होता है, फुल एडर क्या करता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो 3 बिट 2 बिट और प्लस कैरी इन ऐड करता है, एंड मल्टी बिट एडिशन के लिए यूज होता है। फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट, जैसे मेमोरी एलिमेंट जो 1 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, एंड क्लॉक सिग्नल्स में कंट्रोल होता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, तो देखो हाफ और फुल एडर से डिजिटल सर्किट में बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं, एंड एएलयू का बेस जैसे कैलकुलेटर हो गया एंड प्रोसेसर हो गया। फ्लिप फ्लॉप से डिजिटल मेमोरी काउंटर रजिस्टर्स बनाते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनाते हैं, जैसे आपका काउंटर हो गया, डिजिटल मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, एंड सीक्वेंशियल लॉजिक से फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो देखो हाफ एडर में क्या होता है कि सम करेंगे तो क्या होगा, ए एंड बी, ए यूनिवर्सल बी, एंड कैरी में क्या होगा, ए डॉट बी, ठीक है। एंड फुल एडर में क्या होगा, ए यूनिवर्सल बी प्लस सी इन, सी आउट में कर दो ए बी प्लस सी इन और ए प्लस बी, ठीक है।
ना RS फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एंड इसका सर्किट देखो, मान लो कि हाफ एडर है तो इनपुट हमने AB लिया, आउटपुट आएगा समरी और कैरी, ठीक है। की लॉजिक क्या होगा, एक्सॉर गेट प्लस एंड गेट, ठीक है। फुल एडर में ABC इन और सम और आउट होगा हमारे के सी आउट होगा हमारा आउटपुट, 2 हाफ एडर होंगे और एड गेट और गेट होगा। RS फ्लिप फ्लॉप SR होगा, Q और Q कॉम्प्लीमेंट ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। एंड 2 क्रॉस कपल्ड नॉर और एंड ये हमारा क्या होगा, की लॉजिक होगा। के JK फ्लिप फ्लॉप, JK और क्लॉक ये हमारा इनपुट होगा और Q का कॉम्प्लीमेंट हमारा आउटपुट होगा। एंड RS प्लस फीडबैक टॉगल J इक्वल टू K इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि एडर कॉम्बिनेशनल होते हैं, इनमें नो मेमोरी होते हैं, फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं एंड क्लॉक डिपेंडेंट होते हैं। फुल एडर को कैस्केड करके एन बिट एडर बना सकते हैं, रिपल कैरी एडर। एंड JK फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप एंड इनके इनवैलिड स्टेट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मोस्ट वर्सेटाइल फ्लिप फ्लॉप होते हैं। एंड अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो SR टाइप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, Q प्रेजेंट है, Q प्रेजेंट, Q नेक्स्ट है, J एंड K, ठीक है। तो 0011 0101, J क्या होगा 01XX XX 01, ठीक है। तो अब ABC इन सम आउट, तो देखो 001 011 C इन में देखो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, सब में 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो C इन हमारा क्या होगा 1 होगा, सम हमारा 0 होगा, C आउट हमारा 1 होगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो सम क्या होगा, C इन क्या होगा 1 और सम भी 1 और C आउट भी 1, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, जो हमारा x है वो डोंट केयर है, कंडीशन है। आउटपुट किसी भी वैल्यू का हो सकता है, इसका यूज करके वो बूलियन एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई करके के मैप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका हमारा एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज जो है बहुत हेल्पफुल है एंड प्लीज़ एडवांटेज पे फोकस करिए। तो फर्स्ट एडवांटेज इज फुल एडर से मल्टी बिट बाइनरी एडिशन इजीली इंप्लीमेंट होते हैं। एंड फ्लिप फ्लॉप जो होता है, फ्लिप फ्लॉप, तो देखो फ्लिप फ्लॉप से एक रिलायबल 1 बिट मेमोरी स्टोरेज काउंटर शिफ्ट रजिस्टर बनते हैं, ठीक है। एंड हाफ एडर डिसएडवांटेज है, हाफ एडर कैरी इन हैंडल नहीं कर सकता, लिमिटेड यूज रहता है। RS फ्लिप फ्लॉप में रेस कंडीशन इनवैलिड स्टेट की प्रॉब्लम होती है। एंड ट्रिपल कैरी एडर में डिले एक्यूमुलेट होती है, बड़े बिट नंबर्स के लिए स्लो होता है, ठीक है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड आपका जो डिज़ाइन है वो क्या है, आपका जो डिज़ाइन है वो डिजिटल काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर्स एंड मेमोरी रैम सेल्स, इन सब में क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रैम सेल है एंड आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल सर्किट्स है, ये इनके एप्लीकेशन। एंड नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टर्स, डायोड, BGT, CB कॉन्फ़िगरेशन एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, जैसे SI हो गया या GE हो गया, ये क्या है, डोपिंग से कंट्रोलेबल है, ठीक है। नाउ जो डायोड है वो 2 थर्मल सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे PN जंक्शन को करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, ठीक है। BJT क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, अमीटर हो गया, बेस हो गया एंड कलेक्टर हो गया, एंड जो एम्पलीफिकेशन स्विचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ जो तुम्हारा पर्पस है, तो डायोड का क्या है कि रेक्टिफिकेशन AC टू DC होता है, सिंगल डिमोलिडेशन, वोल्टेज रेगुलेशन एंड जेनर, ठीक है। BJT में क्या होगा, सिंगल एम्पलीफिकेशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होती है एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक से बैकबोन होता है, ठीक है। नाउ सेमीकंडक्टर, अब इसका वर्किंग देखो, सेमीकंडक्टर ड्रॉपिंग, तो देखो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करके एन टाइप, जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पेंटेवेलेंट डोपिंग या P टाइप एक्स्ट्रा होल्स या ट्राइवेलेंट डोपिंग बनाते हैं, ठीक है। डायोड में क्या करते हैं, PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होने पर P पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडक्ट करता है एंड रिवर्स बेस्ड में करंट ब्लॉक होता है एंड एक्सपेक्टेड लीकेज होता है, ठीक है। BJT में क्या होता है कि बेस अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड बेस कलेक्टर या रिवर्स बायस्ड स्मॉल बेस करंट बड़ा कलेक्टर करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड करंट एम्पलीफिकेशन बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, तो देखो I इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये KCL अप्लाइड टू ट्रांजिस्टर होता है। तो देखो ये डायोड है, एनोड टू कैथोड, एंड ये NP BJT है, ये वायर
वायर फ्रेम है, एंड ये आपका कैथोड है, एंड ये आपका ई है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो डायोड क्या है कि कट इन वोल्टेज 0.7 वी सिलिकॉन, 0.3 जर्मेनियम। रिवर्स में क्या होता है, सिर्फ लीकेज करंट होता है। बीजेटी में क्या होता है कि करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, 3 रीजन्स में ऑपरेट करता है, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। मोड्स ऑफ बीजेटी, एक्टिव में क्या होता है कि एम्पलीफायर बी फॉरवर्ड होता है, बीसी रिवर्स होता है, सैचुरेशन में स्विच ऑन होता है, बोथ जंक्शन फॉरवर्ड होता है, कट ऑफ में क्या होता है स्विच ऑफ होते हैं बोथ जंक्शन के, ठीक है। नाउ टाइप क्या है, तो देखो सीई कॉमन एमीटर, इसका कंट्रोल टर्मिनल क्या अमीटर है, करंट गेन बीटा हाई होता है। फीचर क्या, हाई वोल्टेज से करंट क्या करता है, गेन करता है, एंड मोस्ट यूज एम्पलीफायर होता है। एंड सीबी कॉमन बेस, यहाँ पे कॉमन बेस मतलब एकदम ये कॉमन टर्मिनल बेस है, अल्फा 1 से लेके 1 और लेस देन 1 तक, ठीक है। हाई वोल्टेज गेन, नो करंट गेन, हाई फ्रिक्वेंसी यूज, ठीक है। सीसी कॉमन कलेक्टर, कॉमन टर्मिनल कलेक्टर होता है, करंट गेन हाई होता है, एंड वोल्टेज गेन क्या करता है, एमीटर फ्लोवर, एंड हाई इनपुट इम्पिडेंस बफर होता है, ठीक है। नाउ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। तो बीजेटी से स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पॉसिबल होता है, वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। डायोड से एसी टू डीसी में इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मॉल साइज और लो साइज कंजप्शन में फास्ट होता है। एंड देखो डिसएडवांटेज देखो, टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मल रनवे, एंड ये बीजेटी में हो सकता है, एंड डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन में डैमेज हो सकता है, जेनर एक्सपेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन क्या, रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर्स, जेनर एम्पलीफायर्स, एंड स्विचिंग सर्किट, डिजिटल सर्किट, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम्हारा जो बी ट्रिपल ई का कंप्लीट वन शॉट है। आई होप 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, आई नो, मेरे को मैं पता नहीं है कितना, आई डोंट नो, लेकिन भाई मैं इतना बता दे रहा हूँ कि तुम अगर इतना कम्प्लीटली पढ़ लेते हो तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा जो बी ट्रिपल ई का पेपर है बहुत शानदार चला जाएगा। एंड आपको ये वाले जो अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि भैया पीडीएफ मिल जाएगी, एंड ये मिल जाएगा। एंड एक चीज़ बता दूं, अब मेरे को 2 वीडियोस और प्रोवाइड करने हैं आपको। फर्स्ट वीडियो इज सारे डायग्राम का वीडियो, एक वीडियो मेरे को डालना है पूरे डायग्राम का जो बी ट्रिपल ई की डायग्राम है, एंड एक मेरे को वीडियो डालना है न्यूमेरिकल का जो कि प्रॉपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एंड एक वीडियो डालना है मेरे को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बी ट्रिपल ई। तो प्लीज़ ये 3 वीडियो और आएंगे, सो प्लीज़ जाके इनको चेकआउट कर लेना। एंड अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज़ जाके बी ट्रिपल ई के टॉप 8 मोस्ट क्वेश्चन देख सकते हो अभी, एंड प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो आने वाला है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इतना पढ़ने के बाद आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट एग्जाम आपका ईडी है तो उसके लिए भी वीडियोस आएंगे। सो थैंक यू।